नियति कृषा अरमान के साथ अपने रूम में थी। अरमान का ब्लैंकेट में पैर फंस गया था। उसमें उलझकर अरमान कृषा के ऊपर गिर गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। कृषा ने अरमान की आंखों में देखकर खोए हुए लहजे में कहा, अरमान, इससे पहले कि मेरी हार्टबीट बर्स्ट हो, प्लीज मेरे ऊपर से खड़े हो जाओ। बोलते हुए कृषा ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसकी हार्टबीट वाकई काफी बड़ी हुई थी। कुछ वैसा ही हाल अरमान का था। अरमान बिना कुछ कहे कृषा के ऊपर से उठ गया। अरमान ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारा भाई न्यूयॉर्क पहुंच गया है। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरमान ने टॉपिक चेंज करने के लिए ये सब कहा था। अरमान की बात सुनकर कृषा ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, मैंने क्या किया जो तुम मुझे पनिशमेंट दोगे? आई टेल यू, अगर इस बार तुमने मुझे बिना किसी गलती के सजा दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। बोलते हुए कृषा ने अरमान की तरफ घूर कर देखा। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो कृषा फिर बोली, फिर मुझे मत कहना अगर पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और फिर तुम्हारे साथ टॉर्चर करेगी। अरमान ने कृषा को देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और सर्द लहजे में कहा, सीरियसली, तुमने इतनी नॉर्मल लाइफ बिताई है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि पुलिस हम तक पहुंच तक नहीं पाती है। बोलते हुए अरमान कृषा के पास आया और बिना उसे टच किए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आगे से मेरे सामने पुलिस का नाम मत लेना वरना वही पुलिस तुम्हारी लाश तक नहीं ढूंढ पाएगी। कृषा ने घबराते हुए अपने दोनों हाथ मुंह पर रख ली और धीरे से कहा, हमारी तो शादी हुई है, फिर भी क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? और क्या उम्मीद करती हो तुम मुझसे? टच तुम करने देती नहीं हो? नहीं, प्यार मैं तुमसे करता नहीं, ना कोई फिजिकल रिलेशन है और ना ही कोई इमोशनल। फिर मैं तुम्हें जिंदा रखकर करूंगा भी क्या? अरमान ने कंधे उचकाकर कहा और कृषा से दूर हो गया। कृषा उसकी बातों को अभी भी गौर से सोच रही थी। फिर उसने खोए हुए लहजे में कहा, अगर कोशिश करो तो दोनों रिलेशन बन सकते हैं, पर तुम्हें तो मुझे टॉर्चर करने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो रिलेशन क्या खाक बनाओगे? बोलते हुए कृषा ने अरमान की तरफ देखा, जो सर्द निगाहों से उसे देखते हुए घूर रहा था। अरमान के बिना कुछ बोले ही कृषा लेट गई और उसने अपना मुंह ब्लैंकेट से कवर कर लिया। कृषा ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, इससे पहले कि ये मुझे जान से मारे, मैं खुद ही आंखें बंद करके सो जाती हूँ। इसकी कैद से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है, कम से कम जिंदा तो रह ही सकती हूँ, बस चुप रहना होगा। ब्लैंकेट के बाहर अरमान को कृषा की बातें आराम से सुनाई दे रही थी। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी और उसने अपने मन में कहा, फिजिकल और इमोशनल दोनों ही रिलेशन है हमारे बीच, तभी इतने बड़े धोखे के बाद तुम जिंदा बची हुई हो। तुम वो पहली लड़की हो जिसके मैं फिजिकली और इमोशनली कांटेक्ट में आया हूँ, बस इसी बात का एडवांटेज मिल रहा है तुम्हें। अरमान का मोबाइल रिंग हुआ तो वो बाहर चला गया। अरमान के बाहर जाते ही कृषा जल्दी से ब्लैंकेट से बाहर निकली और दबे पांवों उसके पीछे गई। अरमान ने कॉल पिक करने के बजाय पीछे मुड़कर कृषा की तरफ देखा तो कृषा के कदम वहीं पर रुक गए। जासूसी कर रही हो मेरी? क्या फायदा, तुम उनसे कांटेक्ट तक नहीं कर सकती, फिर मेरी न्यूज़ उन तक कैसे पहुंचाओगी? अरमान ने सिर हिलाकर कहा। अरमान उसे गलत समझ रहा था इसलिए कृषा जल्दी से बोली, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस जानना चाहती थी तुम और दादू कैसे काम करते हो। तुम्हें नहीं पता पर मैंने हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ बिताई है, तो तुम्हें जानना है कि मैं क्या और कैसे काम करता हूँ। इट्स गुड कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहती हो, अरमान ने इविल स्माइल करके कहा और फिर कॉल पिक किया। कृषा को कुछ कहने का मौका नहीं मिला क्योंकि अरमान ने कॉल स्पीकर पर कर दिया था। दूसरी तरफ से मलिक की आवाज़ आई और वो हड़बड़ाहट में बोला, सर जोसेफ मुंबई में है और आज शिप के जरिए लड़कियां एक्सपोर्ट करने वाला है। मुझे पता चला है कि उसमें छोटी बच्चियों से लेकर 18-19 साल तक की लड़कियां शामिल है। वैसे तो हमें उसकी इस डील से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुना है वो मेरे खिलाफ सर उठाने की कोशिश कर रहा है। चलो सब बर्बाद करके आते हैं, अरमान ने बिना किसी भाव के कहा। वही कृषा ने अभी अभी जो सुना था उससे हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले अरमान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मलिक ने अरमान की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैंने इसीलिए आपको कॉल किया था, आज रात 2 बजे मिलते हैं।
लोकेशन सेंड कर दूंगा, टीम रेडी रहेगी। अपनी बात कहकर मलिक कॉल कट करने को हुआ। तभी अरमान बोला, हम वहाँ टीम को लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे। बहुत दिनों से अगर डेविल शांत बैठा था तो लोगों को लगने लगा कि मैं शादी करके घर बैठ गया हूँ। नाउ डेविल विल बी बैक विथ बैंग। अरमान की बात सुनकर मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरमान ने कॉल कट किया और फिर कृषा की तरफ देखा। उसके चेहरे से वो समझ गया था कि इस वक्त कृषा के दिमाग में काफी सवाल चल रहे हैं। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर कहा, चलो जो पूछना है पूछ लो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। लड़कियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो छोटी बच्चियों को बेचने जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें तो पुलिस को कॉल करके उन्हें बताना चाहिए ताकि वो सभी बच्चियों बच सके और उन्हें उनके घर परिवार वापस मिल जाए। कृषा के दिमाग में जो भी चल रहा था वो सब उसने एक सांस में अरमान के सामने बोल दिया। हो गया तुम्हारा, अरमान ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हें बताया ना, हमारा पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आइडिया अच्छा है तुम्हारा, लेकिन अगर मैंने पुलिस को आगे कर दिया तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि डेविल कितना पावरफुल है। रही बात उन लड़कियों की, तो उन्हें मैं उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। कृषा को सब बताने के बाद अरमान रूम की तरफ बढ़ने लगा। कृषा ने उसे पीछे से तेज आवाज में कहा, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, पर अकेले तो मत जाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, प्लीज तुम अकेले मत जाओ, किसी को अपने साथ ले जाओ। कृषा की बातों से अरमान के लिए उसकी फिक्र साफ जाहिर हो रही थी। उसकी बात सुनकर अरमान के कदम वहीं रुक गए। अरमान कृषा की तरफ मुड़ा और बिना किसी भाव से कहा, मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे कहीं जाने के लिए अपने से बड़ों का हाथ पकड़कर जाना पड़े। अभी तुमने डेविल की पावर देखी ही कहाँ है। ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अचानक कृषा ने कहा। हालांकि उसने ये क्यों बोला था वो उसे बोलने के बाद कुछ समझ नहीं आया। कृषा ये सब अरमान की फिक्र करते हुए कर रही थी और जो उसे अच्छे से समझ पा रहा था। अरमान ने बिना किसी बहस के हाँ में सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद चाहता था कि तुम मेरे साथ वो सब काम करो जिन्हें करने से पहले तुम नफरत किया करती थी। आदित्य सिंघानिया को भी तो पता चले कि तुम में पोटेंशियल है और उसने तुम्हें काफी अंडरस्टिमेट किया है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे ये काम नहीं करना। कृषा झट से बोली। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। अंदर आने के बाद उसने मलिक को मैसेज किया। मलिक को मैसेज करने के बाद अरमान ने खुद से कहा, सरप्राइज के लिए तैयार रहना मिस्टर सिंघानिया, तुमसे ज्यादा मजा तो अर्जुन को दिखाने में आएगा। सोचो क्या होगा जब कृषा को ये सब जिस चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे वही सब वो खुद अपनी मर्जी से करेगी। वेलकम टू द डेविल, वर्ल्ड मैसेज कृषा अरमान राणा। डिग्री 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 डिग्री। आज के लिए इतना ही। एक और नई कहानी लिख रही हूँ, प्रोमो नीचे है। सोचिए क्या हो जो आपको इतना गुस्सा आए कि उसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़े। गुस्से में कोई इंसान किस हद तक पागल हो सकता है, ये आपको इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। कहानी अगले 3 दिन बाद में लाइव हो जाएगी। माय डॉल, मिलिए आहान ओबरॉय से, जो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है कि लोग उस मुकाम तक पहुंचने के सपने देखते हैं। लेकिन आहान की एक कमजोरी है, उसे बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से को शांत करने का कोई तरीका नहीं है। मुंबई से कुछ दूर एक शांत इलाके में एक महल जैसे दिखने वाले घर में लगभग 27 साल का लड़का गुस्से में एक के बाद अपने हाथ में आने वाली चीजों को तोड़ता जा रहा था। वो इतना गुस्से में था कि गुस्से से उसका चेहरा गोरा, चेहरा लाल हो गया था। अपने आलीशान विला में आज वो अकेला ही था और उसने अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड को जाने के लिए कह दिया था। काफी जानवी सामान को तोड़ने के बाद उसने अपनी गहरी काली आंखों को बंद किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। कंट्रोल आहान कंट्रोल, तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा, वरना ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं ना, तो खुद पर कंट्रोल करो। चलो उल्टी गिनती गिनना शुरू करो और अपने गुस्से पर काबू करो। वो आहान ओबरॉय था, मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक। 6 फीट लंबी, हाई शार्प फेशियल फीचर्स और मस्कुलर फिट बॉडी, दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम, पर एक ही कमजोरी की गुस्से की बीमारी होना।
अपना गुस्सा काबू करने के लिए आहान ने अपनी उंगलियों पर 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। वो पूरी गिनती गिन चुका था और दोबारा उसे रिपीट भी कर रहा था, मगर अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। 2 बार गिनने के बाद भी आहान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने एक वाश उठाकर फेंकते हुए कहा, इन पागल डॉक्टरों को कोई और तरीका नहीं मिला गुस्सा कम करने के लिए। ये सबसे वाहियात तरीका है गुस्सा कम करने का। उल्टी गिनती गिनो। What the fuck is this? उसने फौरन फोन निकाला और अपनी साइकाइट्रिस्ट को कॉल किया। उसकी साइकाइट्रिस्ट तनु नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 26 साल के आसपास की थी। क्या हुआ अब? तनु ने उसके कॉल को उठाते ही कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। बताओ मैं क्या करूं? आहान बोला। तनु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कई सारे तरीके बता चुकी हूं तो अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हारा गुस्सा कम कर सकूं। क्या तुमने उल्टी गिनती ट्राई की? हाँ, मैं ये वाहियात तरीका भी ट्राई कर चुका हूँ। अगर तुम मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकती तो फिर मैं तुम्हें इतनी फीस किस लिए देता हूँ? पता भी है क्या तुम मेरे सेशन के लिए मुझसे पूरे 35,000 रुपए लेती हो? आहान चिल्लाकर बोला। और तुम्हें भी पता है सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें झेल रही हूँ, वरना सबको तुमने इस तरह से बेइज्जत किया है कि कोई तुम्हें देखने के लिए भी तैयार नहीं। एक डॉक्टर के टेबल पर तो तुमने गमला मार दिया था, वो तो तुम्हारे दादा ने पैसे रफा दफा करके मामले को निपटा दिया, वरना अब तक मीडिया में तुम्हारा नाम उछल रहा होता। मैं भी तुम्हें इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि तुम बचपन से मेरे फैमिली फ्रेंड हो। अब मेरी बात चुपचाप सुनो। म्यूजिक चलाओ और उसे सुनते हुए सोने की कोशिश करो। घर का सामान तो तुमने तोड़ ही दिया होगा और अपने बॉडीगार्ड भी तुमने भगा दिए होंगे। तो अभी के लिए तुम इस कमरे में मत सोना और पास के किसी और कमरे में जाकर सोना। किचन में मत जाना और चाकू छुरियों से दूर रहना। तनु ने उसे सब प्यार से समझाया ताकि आहान उसकी बात मान ले। अगर ये तरीका काम नहीं किया तो? आहान ने पूछा। अगर ये तरीका काम नहीं किया तो पानी में डूब जाना। मेरा कहने का मतलब बाहर स्विमिंग पूल बना हुआ है तो उसमें जाकर नहाना। तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। तनु ने ये कहकर कॉल कट कर दिया। आहान ने दोबारा उसे कॉल किया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बिना मेरे पूछे कॉल मत कट किया करो। ऐसा करके तुम मेरा गुस्सा और बढ़ा रही हो। ओह बस करो, मैं कोई तुम्हारा गुस्सा वुस्सा नहीं बढ़ा रही और सीरियसली बता रही हूँ तुम्हें अब इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। तनु ने एडवाइस दी। उसकी बात सुनकर आहान का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ गया। वो झुंझला कर बोला, पता नहीं मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया। इससे बेहतर मैं अपना सर दीवार में मारकर ट्राई करता तो शायद मेरा गुस्सा कम हो जाता। नहीं तुम बस वो करो जो मैंने कहा है। चलो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। तनु ने कॉल रख दिया। आहान ने उस कॉल के कट होते ही अपने फ़ोन को जोर से दीवार पर मारा और उसे भी तोड़ दिया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। अरमान ने अलार्म सेट किया था। अलार्म बजते ही कृषा उठ गई थी जबकि अरमान सोया ही नहीं था। आंख खुलने पर कृषा ने देखा अरमान उसके सामने खड़ा है और वो बाहर जाने के लिए तैयार था। उसने ब्लैक डेनिम के ऊपर ब्लैक शर्ट और ऊपर ब्लैक ही जैकेट पहना था। इतनी रात को भी वो बिल्कुल फ्रेश और हैंडसम लग रहा था जबकि कृषा की आंखों में अभी भी नींद थी। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम हैंडल कर पाओगी। ऐसा करो तुम सो जाओ, मैं खुद देख लूंगा। कहकर वो वहां से जाने को हुआ तभी कृषा जल्दी से उठी और अरमान का हाथ पकड़कर उसे रोका। कृषा ने अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम सब कुछ खुद से डिसाइड मत किया करो। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। क्या मुझे भी कुछ ऐसा ही मिल सकता है जिससे मैं भी इतनी कूल लगूं? अरमान ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और फिर क्लोजेट एरिया में गया। वहाँ एक तरफ कृषा के भी कपड़े थे। अरमान ने कृषा के लिए ड्रेस सेलेक्ट की और वापस आकर उसे थमा दी। कृषा ने जल्दी से कपड़े लिए और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने ब्लैक पेंट के ऊपर ब्लैक क्रॉप टॉप पहना था और उसके ऊपर डेनिम की ब्लैक जैकेट थी। कृषा ने अपने बालों को खुल कर रखा था। अरमान ने कृषा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन किसी प्रोफेशनल काम के लिए जा रही हो, मॉडलिंग के लिए नहीं। ऐसे बालों को खुला रखना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पर मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता। कृषा ने मासूमियत से कहा।
अरमान ने कृषा की तरफ देखा और फिर धीरे से बड़बड़ा कर कहा, समझ नहीं आता, आखिर तुम्हें आता क्या है? अरमान ने कृषा को मिरर के सामने बैठने के लिए कहा, जहां पर कृषा जाकर झट से बैठ गई। फिर अरमान ने अपने आईपैड में एक वीडियो प्ले किया और उसे देखते हुए कृषा की अच्छी सी प्लेटिंग बनाई। तैयार होने के बाद कृषा ने खुद को कुछ देर आईने में देखा तो अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, हर चीज़ चुटकियों में सीख लेते हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ट्यूबलाइट नहीं हूं ना, जिसे जलने में टाइम लगे, अरमान ने सार्कास्टिक वे में कहा और कृषा को रेडी होने का इशारा किया। कृषा अब पूरी तरह तैयार थी और काफ़ी एक्साइटेड भी लग रही थी क्योंकि वो पहली बार इस तरह कहीं जा रही थी। अरमान और कृषा साथ में नीचे के फ्लोर पर पहुंचे। राणा मैंशन में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि हर कोई सोने जा चुका था। अरमान कृषा के साथ अपनी गाड़ी में बैठा। थोड़ी देर बाद वो लोग मुंबई से दूर किसी इलाके में बीच के आगे थे। वो एरिया शहर की भीड़भाड़ से दूर बना हुआ था, इसलिए वहां आबादी के नाम पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के अलावा और कोई नहीं था। अरमान ने अपनी गाड़ी बीच से थोड़ा दूर पार्क की। फिर उसने कृषा को बाहर निकलने का इशारा किया। कृषा इस वक्त बिना किसी शिकायत के चुपचाप उसकी बात मान रही थी। शिप बस आने वाला ही है। मुझे पता चला है कि काम ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं हैं उनकी टीम में, मलिक ने बताया। फिर उसने कृषा की तरफ देखकर कहा, आप इन्हें अपने साथ क्यों लेकर आए हो? अब से ये हर वक्त मेरे साथ रहेगी। तुम इसकी आदत डाल लो। अब ऐसा करो, दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही शिप के अंदर लड़कियां बैठनी शुरू हो जाए, तुम फायरिंग करनी शुरू कर देना। अरमान ने मलिक को सब कुछ समझाया और फिर कृषा के साथ खड़ा हो गया। उन्हें वहां आए 15 मिनट ही बीते थे कि वहां पर एक ट्रक आकर रुका। देखने में वो किसी सब्जियों का पुराना ट्रक लग रहा था और उस पर काफी सारी सब्जियां भी रखी हुई थी। तभी गाड़ी से बाहर निकालकर 2 आदमियों ने उसका सीक्रेट लॉक खोला। उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां बाहर निकली। वो लगभग 20 से 25 के करीब लड़कियां थीं और उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप थी। लड़कियों के साथ 2 और आदमी अंदर के बनकर से बाहर निकले। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। शिप आने में कितना टाइम लगेगा? उनमें से एक आदमी ने पूछा। बस अगले 7 मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएगा। उनमें सिक्योरिटी के लिए और भी आदमी है ताकि कोई लफड़ा ना हो, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। अरमान के बताए अनुसार मलिक हमला करने के लिए तैयार था, तभी उसने ब्लूटूथ में कहा, अभी अटैक मत करना, ये तो सिर्फ 4 लोग हैं, कुछ मजा नहीं आने वाला। वही अरमान की बात सुनकर कृषा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं और लोग कहाँ से लेकर आऊं? मलिक ने आइज रोल करके कहा। इंतजार मलिक, इंतजार, थोड़ा पेशेंस रखो, देखना हमारे एंटरटेनमेंट के लिए लोग खुद चलकर आएंगे, अरमान ने इविल स्माइल करते हुए जवाब दिया। अगले 5 मिनट में शिप वहां पहुंच चुका था। वो किनारे के पास आकर रुका और उसमें से लगभग 15 के करीब आदमी बाहर निकले। उनके बाहर आते ही अरमान और मलिक ने अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी थी। उन दोनों के दोनों ही हाथों में दीवार पर थी और वो बिना सोचे समझे सामने की तरफ गोली चला रहे थे। इन सब में वहां मौजूद बच्चियों काफी घबरा गई थी, लेकिन उन दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कृषा ने घबराते हुए अपने दोनों कान बंद कर लिए। अरमान और मलिक के एक्शंस इतनी फास्ट थे कि वो सभी वहां पर गिरकर ढेर पड़े थे। लगता है काम खत्म हो गया बॉस, उन सबको करने के बाद मलिक ने कहा। अभी नहीं, अभी तो मैन सरप्राइज बाकी है, अरमान ने जवाब दिया। अब वो दूर खड़े होने के बजाय शिप की तरफ बढ़ रहा था। कृषा भी उसके पीछे थी। अरमान को शिप की तरफ जाते देख मलिक भी उस तरफ बढ़ने लगा। वहां आते ही अरमान ने मलिक से कहा, जाकर इन लड़कियों को किसी सेफ जगह पर छोड़ दो, शिप में ड्रग्स भी है, उसे मैं देख लूंगा। मलिक ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और लड़कियों को वहां से अपनी बड़ी गाड़ी में शिफ्ट किया। मलिक के वहां से जाते ही कृषा ने अरमान से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, देखना वो लड़कियां इसके लिए तुम्हें दुआएं देगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे दुआ दे या बददुआ, अरमान ने काफी रूखे तरीके से कहा। मुझे यहाँ किसी का काम बिगाड़ना था, वो मैंने बिगाड़ दिया। बोलते हुए अरमान के फेस पर इविल स्माइल थी। कृषा ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चारों तरफ देखने लगी।
चांद की रोशनी पानी में गिर रही थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरमान और कृषा बीच पर दोनों साथ खड़े थे। देखने में माहौल काफी रोमांटिक था। तभी अचानक से शिप में से एक आदमी उतरा। उसके हाथ में गन थी। वो अजीब तरीके से हंसता हुआ अरमान के पास आया और बोला, अच्छा तो डेविल को अपनी शादी से फुर्सत मिल गई। मुझे पता था तुम उनका काम बिगाड़ने के लिए जरूर आओगे। काम बिगड़ सो बिगड़ गया। यहाँ खड़े होकर मेरा वेट नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी से डर जाऊंगा? इन छोटे मोटे लोगों को मारकर मुझे मजा नहीं आया, अरमान ने सिर टेढ़ा करके कहा। फिर सामने खड़ा आदमी अरमान को देखने की बजाय कृषा की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी नजरें कृषा पर थी। उसने अरमान से कहा, ये तो माफिया प्रिंसेस है ना? इसे देखकर सब पता चल रहा है तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। चलो एक डील करते हैं। तुम जोजेफ के गुस्से से भी बच जाओगे और बदले में तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इस लड़की को उन लड़कियों के साथ भेज दो। सच कह रहा हूँ जोजेफ खुश हो जाएगा। तुम्हें जो इससे चाहिए वो अब तक मिल चुका होगा। अब औरों को भी इस फूल का रस पीने दो। वो आदमी कृषा को लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। अरमान उसके नज़र बखूबी समझ पा रहा था। वो कृषा के सामने आया और फिर उसने उस आदमी का गला पकड़कर उसे हवा में कर दिया। मैंने सोचा था तुम्हें जिंदा वापस भेजूंगा ताकि यहाँ जो भी हुआ तुम उस बारे में उस सस्ते माफिया जोजेफ को बता सको, पर तुम्हारा काम ऐसे नहीं है। अब जो किया है उसकी सजा भुगतो। अरमान ने जवाब दिया। वो उसे आदमी का गला बुरी तरह से दबा रहा था। अगले ही पल एक और इंसान ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी और कृषा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस आदमी के मरते ही अरमान ने उसे वहीं पर नीचे छोड़ दिया। फिर उसने कृषा की तरफ देखा, जो घबराई हुई नजरों से अरमान की तरफ देख रही थी। तमाशा खत्म हुआ मिसेज राणा, अब घर चलते हैं, अरमान बिना किसी भाव के बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कृषा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। यहाँ आते वक्त कृषा काफी एक्साइटेड हो रही थी तो वहीं अब उसे अरमान से डर लग रहा था। डिग्री 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 इश्का का नया चैप्टर रोजाना आ रहा है। जो उस कहानी को पता है उसे अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर ले और नए पार्ट एंजॉय करें। एक और नई कहानी का एक और प्रोमो कल तक कहानी आ जाएगी। टाइटल माय डॉल। कहानी थोड़ी डार्क रहेगी, होप आपको पसंद आए। चलिए मिलते हैं अगले पर। रात के तकरीबन 10 बजे बज रहे थे। मुंबई के एक लग्जरियस होटल में बड़ी सी पार्टी चल रही थी, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। चाहत भी वहां वेट्रेस के तौर पर आई हुई थी। ये पार्टी आहान ओबरॉय ने दी थी। पार्टी के बीच आहान ने स्टेज पर आकर माइक लिया। वो एक अनाउंसमेंट करने जा रहा था जो आज की पार्टी को लेकर था। आहान ने माइक में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पता है आप इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि आज मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। मैं आपकी इस एक्साइटमेंट को ज़्यादा देर तक बनाकर आपको और इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। मैं आहान ओबरॉय, आप सब लोगों के हार्ड वर्क की वजह से, उसने अपने स्टाफ की तरफ हाथ करते हुए कहा, इस साल 2 और कंपनियां खोलने जा रहा हूं, जिसमें एक कंपनी में हमारा नया ऑफिस होगा और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी। उसके ये कहते ही सब तालियां बजाने लगे। चाहत ने भी ताली बजा दी। आहान ने मिस्टर रानावत की तरफ इशारा किया और उसे ड्रिंक लेने के लिए कहा। मिस्टर रानावत ने इधर उधर देखा तो उसे चाहत ही दिखी जो पास थी। मिस्टर रानावत ने इशारों से चाहत को ड्रिंक आहान को देने के लिए कहा। चाहत फौरन आहान ओबरॉय की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। आखिरी वाली सीढ़ी बची थी तभी उसके सैंडल की हुक टूट गई और वो सामने की तरफ लड़खड़ा पड़ी। सामने आहान था। आहान ने आगे आते हुए चाहत को पकड़ लिया मगर चाहत के हाथ की ट्रे सीधे आहान के ऊपर गई। एक पल के लिए पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। आहान ने चाहत को मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। अभी तक उसने अपनी सूट की तरफ नहीं देखा था। चाहत चेहरे से परेशान लग रही थी। ठीक है, कहकर वो पीछे हो गई। आहान ने अपने सूट की तरफ देखा तो उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो मानो किसी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली और सामने के लोगों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। आहान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दी और माइक पर बोला, कोई बात नहीं, एक सूट ही तो है, आप सब एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। अरमान कृषा के साथ गाड़ी में था। वो जिस काम के लिए आया था
वो उसने कर दिया था। कृषा ने अपनी आंखों के सामने अरमान को काफी लोगों को जान से मारते हुए देखा, इस वजह से उसे अरमान से डर लग रहा था। कृषा गाड़ी में डरी सहमी बैठी थी। अरमान ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, डर लग रहा है। कृषा ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया। उसके कुछ हाँ कहने पर अरमान फिर बोला, लगना भी चाहिए। इस वक्त तुम एक ऐसे इंसान के साथ बैठी हो जिसे किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीने मरने से भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? अचानक कृषा ने पूछा। अरमान जो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, वो कृषा की बात सुनकर रुक गया। अरमान ने कृषा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी लाइफ वो जगह बनाने की कोशिश की जिससे मुझे तुम्हारे जीने मरने से फर्क पड़े? अरमान के पूछते ही कृषा की आंखें नम होने लगी। उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुमने मुझसे शादी की है, इस नाते तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शादी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? कृषा का चेहरा रोने वाला हो गया। कृषा पहले से डरी हुई थी, ऊपर से अरमान की बातों की वजह से वो इमोशनली भी ब्रेक हो गई थी। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और प्यार से कहा, चलो मेरे पास आओ। बोलते हुए अरमान ने कृषा को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। इस बार कृषा ने मना नहीं किया। वो नजरें झुकाकर अरमान के सीने से चिपकी हुई थी। अरमान ने उसके बालों को सहलाया और कहा, जब मेरे अलावा तुम्हारा कोई और नहीं रहा है तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं क्यों कुछ नहीं करूँगा? तुम्हें पता है अभी अभी लास्ट में मैंने जिस आदमी को मारा, उसे मैं मारने नहीं वाला था, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में बकवास की तो मुझे उसे मजबूरी में मारना पड़ा। उस दिन रिसेप्शन पार्टी में मैंने पार्किंग एरिया में जिस आदमी को मारा, उसकी वजह भी तुम थी, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था। अरमान की बातें सुनकर कृषा ने नज़र उठाकर उसे देखा और आंखें बड़ी करके कहा, क्या सच में तुमने उन दोनों को मेरे लिए मारा? तुम मेरी इतनी केयर करते हो अरमान? अरमान ने हाँ में सिर हिला दिया। अरमान के हामी भरते ही कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अरमान को हग कर लिया। वही अरमान ने अब अपने हाथ स्टीयरिंग पर रख लिए। वो बोला, नो टचिंग रूल का क्या बेबी? अरमान के मुंह से अपने लिए बेबी सुनकर कृषा ने घूरकर उसकी तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, डोंट कॉल मी बेबी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। रियली? अरमान ने भौहें उठाकर पूछा। कृषा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अरमान की हेजल ब्लू आइज में देखने लगी। कुछ पल रुककर कृषा धीरे से बोली, अरमान, मैं तुम्हें किस कर लूं? अरमान ने हाँ कहा तो कृषा ने उसके गाल पर हल्का सा किस किया। कृषा के गाल पर किस करने की वजह से अरमान ने आइज रोल करके कहा, फिर कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। अरमान कुछ पल रुककर बोला, मुझे भी किस बैक करना है, या यूं कहूँ कि तुम्हें ये सिखाना है कि हस्बैंड वाइफ के बीच किसिंग कैसे होती हैं। वो नो टचिंग रूल। कृषा हिचकते हुए बोल रही थी, तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, सीरियसली, इस वक्त तुम मेरी लैप में बैठी हो, मुझे किस करने की परमिशन मांग रही हो? जब मेरी बारी आई तो नो टचिंग रूल आ गया। ठीक है कर लो। जैसे ही कृषा की बात खत्म हुई, अरमान ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वो उसे काफी हंग्रीली किस कर रहा था। पहले तो कृषा को काफी अजीब लगा, लेकिन फिर वो भी उसका साथ देने लगी। एक लंबे किस के बाद अरमान और कृषा अलग हुए। दोनों ही गहरी सांस ले रहे थे, क्योंकि किस करने की वजह से दोनों ब्रेथलेस हो गए थे। कुछ देर बाद अरमान ने कहा, आज से हमारे बीच कोई नो टचिंग रूल नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम बिन मेरी परमिशन के मेरे साथ वो सब नहीं करोगे। आई मीन किस कर सकते हो, हग कर सकते हो, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए तो थोड़ा टाइम देना होगा ना। कृषा ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा, रिलैक्स, मैंने सिर्फ टच करने की परमिशन मांगी है। तुम कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रही हो। चलो अब मेरे ऊपर से उठो। तुम क्या चाहती हो, तुम्हें गोद में बिठाकर ड्राइविंग करूं? अरमान ने सिर हिलाकर कहा तो कृषा तुरंत उठकर अरमान के पास वाली सीट पर बैठ गई। वो ब्लश कर रही थी, इसलिए उसकी नज़रें झुकी हुई थी और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अरमान कृषा के बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तुम बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रिएक्ट करती हो। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा हूँ। डोंट टेल मी कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। कभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला। मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी,
उससे टाइम मिला तो अर्जुन भैया के साथ घूमने चली जाती थी या छुट्टियां होने पर दादू के पास न्यूयॉर्क आ जाती थी। कभी किसी लड़के को मेरे पास आने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अर्जुन भैया के होते हुए मुझे प्रपोज कर सके। कृषा ने एक सांस में अरमान को सब कुछ बता दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था पर तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड रही होगी ना। गर्लफ्रेंड कहना गलत होगा, तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होगी। मुझे अभी तक वो लड़की मिली ही नहीं जो अरमान राणा के स्टैंडर्ड को मैच कर सके। बाकी हम जिस प्रोफेशन में है वहाँ बहुत सी लड़कियां आसपास घूमती रहती हैं। मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया, अरमान ने सीधे सीधे जवाब दिया। पहली बार अरमान और कृषा एक दूसरे से नॉर्मली बातें कर रहे थे। ऐसे ही बातों बातों में राणा मेंशन आ चुका था। वो दोनों घर पहुंचे तब तक सुबह के 4 बज रहे थे। घर पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। अरमान और कृषा घर आते ही सीधे अपने फ्लोर पर पहुंचे और चेंज करने के बाद दोनों बिस्तर पर थे। हालांकि अब उन दोनों के बीच कोई भी नो टचिंग जैसा रूल नहीं था, फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर ही सो रहे थे। अंडस्को जानवी को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो शाम को शब्द के घर पर शिफ्ट नहीं कर पाई। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ और वो अगले दिन शाम को मुंबई पहुंची, उसने शब्द को कॉल किया। शब्द का भी ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों जानवी के होटल पर मिले। वहां पर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जानवी ने चेकआउट किया और दोनों शब्द के फ्लैट जाने के लिए निकल गए। रानाज के मुंबई में बहुत सारे बिजनेस थे, उनमें से एक लग्जरियस अपार्टमेंट बनाना भी था। इस तरह के किसी लग्जरियस अपार्टमेंट में शब्द ने अपने लिए पहले से ही फ्लैट बुक कर लिया था। शब्द जानवी के साथ वहां पहुंचा। घर के अंदर आते ही जानवी एक्साइटेड होकर बोली, वो हो, ये तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा और अच्छा है। इस बिल्डिंग के सभी फ्लैट्स को तुमने डिजाइन किया है? जानवी ने शब्द की तरफ देखकर पूछा। शब्द ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ये भी मेरा ही डिजाइन किया हुआ है। अभी एक्साइटेड हो रही हो? पहले ठीक से घर देख तो लो। चलो आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। हमारा घर। बोलते हुए शब्द ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे घर दिखाने लगा। उस बिल्डिंग में एक फ्लोर पर एक ही फ्लैट बना हुआ था जो कि लिफ्ट के जरिए आता था। लिफ्ट के बाद एक छोटा सा पोर्च एरिया था और फिर बड़ा सा लिविंग रूम। फ्लैट के अंदर 3 लग्जरियस बड़े रूम, किचन एरिया, मिनी गार्डन और यहाँ तक कि छोटा जकूजी भी बनाया हुआ था। मैं यहाँ बहुत मजे करने वाली हूँ, जानवी ने पूरा घर देखने के बाद कहा और फिर शब्द को गले लगा लिया। शब्द जानवी से अलग हुआ और कहा, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आगे का सोचना। मैं ऑफिस जाऊं, तब अपना सामान अच्छे से सेटल कर लेना। तब तक इनमें से कोई भी रूम ले लो। मुझे वो रूम चाहिए जो तुम्हारा है, जानवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शब्द जानवी को अपने रूम में लेकर गया। वो मास्टर बेडरूम था। आते ही जानवी बेड पर पसर गई। शब्द भी उसके पास लेटा था। आज मैं अपने घर पर आकर बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में कभी ये दिन भी आएगा। बोलते हुए जानवी शब्द के ऊपर आ गई। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लेडी लव मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी, शब्द ने जवाब दिया। दोनों ही बहुत खुश थे। जानवी धीरे धीरे शब्द के करीब आ रही थी। उसने शब्द के होठों को कैप्चर किया और दोनों एक दूसरे को काफी डीपली किस कर रहे थे। किस करते हुए जानवी शब्द से अलग हुई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। फिर उसने शब्द की चेस्ट पर किस किया। शब्द इन सब मामलों में काफी शाय था, जबकि जानवी अपने काम के चलते पहले भी किसी को सेड्यूस करने के लिए जा चुकी थी। वो काफी एडवांस्ड थी। फिर उसने शब्द का शर्ट निकाल कर फेंक दिया। कुछ भी करने से पहले शब्द ने जानवी से पूछा, आर यू श्योर जानवी, हमें अभी इसी वक्त ये कर लेना चाहिए? I mean, हमारे पास बहुत टाइम है अभी एक दूसरे को। शब्द की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जानवी ने अपने होठ शब्द के होठों पर रखे और उसे किस करने लगी। बीच में ब्रेक करते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे हमारे रिश्ते में अब किसी भी मामले में कोई देरी नहीं चाहिए। I want you right away शब्द। शब्द ने उसकी बात पर हामी भरी और जानवी की ड्रेस की जिप खोली। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के इधर उधर फैले हुए थे। जानवी और शब्द ने ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी और दोनों एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए थे।
लगभग 3 घंटे बाद दोनों थककर एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। शब्द के चेहरे पर स्माइल थी तो वही जानवी बिना किसी भाव के सीलिंग की तरफ देख रही थी। तुम सच में एडवांस्ड हो। अब जब इतना कुछ हो गया है और साथ ही आ रहे हैं, क्यों ना शादी भी कर लेते हैं, शब्द ने कहा और फिर जानवी को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे, मुझे अपने रिश्ते को एंजॉय करना है, जानवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और शब्द के गाल पर हल्का सा किस किया। शब्द को जानवी की किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। उसके लिए जानवी का मिलना ही काफी था। कुछ देर तक जानवी और शब्द एक दूसरे की बाहों में चुपचाप लेट हुए थे। फिर जानवी ने धीरे से कहा, वैसे तो मैं पूरी रात तुम्हें किस करते हुए बिता सकती हूँ पर फिलहाल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओह गॉड, इन सब के चक्कर में मैं भूल ही गया। तुम मुझे बस 5 मिनट दो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, शब्द जवाब दिया और फिर उठकर अपने कपड़े पहनने लगा। उसने जानवी की तरफ भी उसके कपड़े फेंक दिए थे। शब्द कुछ देर के लिए बाहर आ गया तो वही उसके जाते ही जानवी की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी शब्द, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगली ही पर जानवी ने खुद को सामान्य किया और कपड़े पहनकर बाहर चली गई। आखिरकार उसे शब्द के सामने सब कुछ नॉर्मल जो दिखाना था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। जानवी और शब्द साथ में डिनर ले रहे थे और जानवी शब्द की गोद में बैठी थी। शब्द उसे आपके हाथों से खाना खिला रहा था। जानवी को खिलाते हुए शब्द ने कहा, तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई हो, वो लोग तुम्हें इसके लिए परेशान तो नहीं करेंगे ना? जानवी ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं अम्मू, आई मीन मेरी मॉम सब संभाल लेगी, और वैसे भी मैं कृषा नहीं हूँ जो बिना कोई सवाल जवाब के उनकी बात मान लूँ। कृषा का जिक्र आते ही शब्द की आंखें के सामने उसका मासूम चेहरा घूम गया। शब्द ने कुछ पल रुककर पूछा, अच्छा जानवी, कृषा इतनी अलग क्यों है? अलग से मेरा मतलब इतनी मासूम और दुनियादारी से दूर कैसे हो सकती है? तुम लोग जिस दुनिया में पले बड़े हो वहाँ इतनी मासूमियत कायम रख पाना मुमकिन नहीं है। शब्द के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने भले ही माफिया वर्ल्ड ज्वाइन ना किया हो लेकिन वहाँ क्या होता है वो उससे छुपा हुआ नहीं था। जानवी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, तुम्हारा हैरान होना जायज है। जो भी कृषा को देखता है वो यही सवाल पूछता है। आज तक हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, अब जब तुम पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ। कृषा लगभग 9 या 10 साल की रही होगी जब उसके मॉम और डैड की उसकी आंखों के सामने मौत हो गई। क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारी मॉम आई मीन मिसेज छाया राणा ने कृषा की जान बचाई थी? जानवी की बात सुनकर शब्द हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं सुना था। शब्द ने उसी लहजे में पूछा, रियली? रानाज और सिंघानियाज की दुश्मनी के बीच यह है जान बचाने वाला टॉपिक कहाँ से निकाल कर आया? आई मीन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पता होगा भी कैसे? किसी की जान बचाने वाला उसे बचाते हुए मर जाए तो कौन इस बारे में बात करेगा? आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हारे सामने मॉम की बात नहीं करनी चाहिए थी, जानवी ने उदास चेहरे के साथ कहा। शब्द का भी चेहरा उतर गया था, फिर भी उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, उन्हें पूरी तरह भुला देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है पर प्रतीक्षा चाची और हरलीन बुआ ने हमें माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे और अरमान को बहुत प्यार से पाला था। फिर भी तुम दोनों कितने अलग हो। जैसे तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम्हारी बुआ और चाची ने तुम्हें पाला था, वैसे ही कृषा के मॉम डैड के जाने के बाद वह ट्रॉमा में चली गई थी। पूरी 1 से 1.5 साल तक उसने किसी से बात नहीं की थी। एक छोटी बच्ची के लिए अपनी आंखों के सामने 3 लोगों को मरते देखना आसान भी तो नहीं होता। ऊपर में 2 इंसान उसके माँ बाप थे तो तीसरी उसकी फेवरेट आंटी। काश उस दिन हादसे में वो तीनों नहीं मारे होते तो दोनों फैमिली के बीच रिलेशन अच्छे होते। हरलीन बुआ के साथ जो भी हुआ उसके बावजूद छाया आंटी ने सब ठीक करने की कोशिश की थी। अम्मू ने मुझे सब बताया। कृषा इस बारे में नहीं जानती, उसे बचपन से जुड़ी बातें कुछ खास याद भी नहीं है। ट्रॉमा में जाने के बाद से उसकी पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थी। पर सच यही है कि आज कृषा सांस ले रही है तो छाया आंटी की वजह से। जानवी ने एक सांस में उसे जो भी पता था वो सब शब्द को बता दिया। वही शब्द के लिए भी सब नया था क्योंकि आज से पहले उसने इस बारे में नहीं सुना था।
फिर उसने कहा, हाँ अब मैं समझ सकता हूँ कि कृषा की मेडिकल हेल्थ के चलते उसे इन सब से दूर रखा गया। हाँ और अर्जुन भैया भी यही चाहते थे, जाह्नवी ने जवाब दिया। अगर अर्जुन भैया यही चाहते थे तो फिर उन 7 पड़ावों के पासवर्ड अभी भी कृषा क्यों है? शब्द ने हैरानी से पूछा। जब वो कृषा से मिला था, उसके दिमाग में काफी सवाल उठ रहे थे। अब उनका जवाब देने के लिए उसे जाह्नवी मिल गई थी, इसलिए शब्द उससे कुछ ना कुछ पूछे जा रहा था। जाह्नवी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ताकि कृषा की इम्पोर्टेंस कम ना हो। सच कहूँ तो अर्जुन भैया ने कोशिश बहुत की थी कि कृषा को नॉर्मल लाइफ दे सके और उन 7 पड़ावों के पासवर्ड मेरे यानी के नकली माफिया प्रिंसेस के हिसाब से सेट कर सके, पर वो पॉसिबल ही नहीं था। शांतनु अंकल और कृतिका आंटी ने शायद इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी ताकि कोई कृषा को चाहकर भी न मार सके। हाँ, उन्होंने कृषा की जान बचाने के लिए ये सब किया क्योंकि वह जानते थे कि इस माफिया वर्ल्ड में उसके काफी सारे दुश्मन होंगे। पता नहीं उन्होंने सही किया या गलत, पर इस वजह से कृषा बहुत सफर कर रही है। शब्द ने मायूस होकर कहा। उन दोनों का खाना कब का पूरा हो चुका था और पिछले आधे घंटे से वो कृषा के टॉपिक पर बात कर रहे थे। शब्द आगे कुछ बोलता उससे पहले जाह्नवी ने उसके होंठ पर उंगली लगाकर कहा, अब आगे कुछ मत पूछना है। कृषा का टॉपिक बहुत हो चुका और जितना तुम्हें पता होना चाहिए वह मैंने सब तुम्हें बता दिया। कितने अनरोमांटिक हो तुम, अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लाकर उसकी सिस्टर की बातें कर रहे हो। बोलते हुए जाह्नवी ने मुंह बनाया। उसकी बात सुनकर शब्द ने हल्की मुस्कुराहट दी और फिर कहा, अच्छा जी, मैं और अनरोमांटिक, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। बोलते हुए शब्द ने जाह्नवी को गोद में अच्छे से होल्ड किया और उसी तरह उठ गया। वो उसे लेकर और बेडरूम में गया और कुछ ही देर बाद अंदर से जाह्नवी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अरमान किसी काम से बाहर गया था। रात के 11 बज रहे थे, फिर भी वो अब तक लौटा नहीं था। कृषा उसका वेट करते हुए बाहर लिफ्ट के पास पड़े काउच पर ही सो गई। जब अरमान आया और उसने कृषा को बाहर में सोए हुए पाया तो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाने लगा। अरमान के उठाने पर कृषा की नींद टूट गई। वह अधखुली आंखों से अरमान की तरफ देख रही थी। खाना खाया तुमने? अरमान ने कृषा की तरफ देखकर पूछा। कृषा के नामे सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे क्या पता था तुम इतनी देर कर दोगे और मुझे नींद आ गई। आगे से मेरा वेट मत करना और मुझे आने में देर हो तो खाना खा लेना। चलो आप फ्रेश होकर आओ, साथ में डिनर करते हैं। बोलते हुए अरमान ने कृषा को नीचे उतार दिया। कृषा बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा, कम से कम बता देती तो मैं बाहर से खाकर नहीं आता। ये लड़की बिना बिल्कुल पागल है। अब इसकी वजह से मुझे दोबारा खाना पड़ेगा। अरमान वहां खड़ा खुद से बातें कर रहा था, तभी कृषा बाहर आ गई थी। अरमान ने खाना खा लिया था, फिर भी कृषा का दिल रखने के लिए वो उसके साथ फिर से डिनर कर रहा था। कृषा ने नोटिस किया अरमान काफी कम खा रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर से खाना खाकर आओ तो वापस मेरे साथ खाने को बैठो। तुम्हारा मन नहीं है तो फिर कुछ जबरदस्ती कर रहे हो। कृषा को पता चल गया था कि अरमान को बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तुम अकेली खाना खाती। चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और खाना खाने लगी। अरमान को इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कृषा और अरमान एक दूसरे का दिल जीत रहे थे। आज के लिए इतना ही। आई नो आप दिवाली की प्रिपरेशन में बिजी हो, इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, और दिवाली फेस्टिवल के बाद पार्ट लंबे साइज के आने शुरू हो जाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मेरी लाइब्रेरी में मौजूद सभी कहानियाँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी एक और नई कहानी आ रही है, माई डॉल। आप पढ़कर दिखेगा, आपको अच्छी लगेगी। चलिए एक प्रोमो फिर से डाल देती हूँ। मैं वहाँ माई डॉल की बात रही हूँ। कहानी लाइब्रेरी में ऐड है। आहान से माफी मांगने के लिए चाहत उसके पीछे गई। आहान जेंट्स बाथरूम में था और खुद को आईने में देख रहा था। वो अपनी उंगलियों से उल्टी गिनती गिन रहा था, मगर मन ही मन आईने में वो अपने सूट की तरफ देख रहा था। नहीं आहान, बाहर सब लोग आए हुए हैं तो तुम इस मोमेंट पर गुस्सा नहीं कर सकते। खुद पर कंट्रोल करो और अभी के लिए इस बात को जाने दो। इस पार्टी को खत्म होने दो, फिर एक एक को देख लूंगा।
खासकर उस लड़की को, आहान ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। चाहत दरवाजे पर ही थी। उसने आहान की आखिर बातें सुनी तो घबराते हुए अंदर आए और बोली, प्लीज सर ऐसा मत कीजिएगा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ, प्लीज प्लीज। चाहत बोली, लाइए मैं आपका सूट अभी ठीक कर देती हूँ। चाहत उसका सूट उतारने लगी। आहान का चेहरा और गुस्से से भर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चाहत ने उसका ब्लेजर लिया और नल चलाकर उसे पानी से धोने लगी। आहान ने अपनी आंखें खोली। आर यू मैड? ये एक कस्टम मेड सूट है और तुम इसे ऐसे वॉश कर रही हो? तुमने इस तरह से धोकर इसे और खराब कर दिया है। अब इसे पहना भी नहीं जा सकता। आहान ने गुस्से को काबू करके दबी आवाज में कहा। क्या? चाहत की आंखें बड़ी हो गई और वो इन्हीं बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखते हुए बोली। वहीं आहान के दिमाग की नस दिखने लग गई थी। उसे इस तरह चाहत को डर लगने लगा। वो हड़बड़ाते हुए बोली, एम सॉरी, प्लीज अब इस बात पर भी गुस्सा मत होइएगा। आहान ने अपने होठों को भींचा और दोनों हाथ की मुट्ठियों को भी कसकर बंद करते हुए कहा, मैं नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा है मैं गुस्सा हो रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं शांत हूँ और शांति से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बोलते हुए आहान ने नकली मुस्कुराहट दी। चाहत ने आहान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, मगर आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा। आहान ने मुस्कुराते हुए भौहें उठाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। ठीक है सर। चाहत ने मासूम सा चेहरा बनाकर सिर को नीचे किया और जाने लगी। वो जा रही थी तभी दोबारा उसका पैर फिसला और वो फिर से आहान के ऊपर गिर गई। इस बार आहान उसे संभालने की कंडीशन में नहीं था तो उसके साथ वो भी पीछे गिर गया। दोनों के गिरने की वजह से चाहत के होंठ आहान के होंठों से टकरा गए। आहान के पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ी और उसका गुस्सा बिल्कुल कम हो गया। वहीं चाहत के दिल की धड़कन बढ़ गई। चाहत ने तुरंत खुद को संभाला और उठने लगी मगर तभी आहान ने उसे खींचा और दोबारा अपने ऊपर गिरा लिया। इन सबके बीच आहान ने पहली बार चाहत को ठीक से देखा था। उसकी मासूम ग्रे छोटी आंखें और खूबसूरत चेहरा देखकर आहान का गुस्सा पल में उड़ गया। अपने ऊपर गिराने के बाद आहान पलटा और चाहत को अपने नीचे ले लिया। चाहत इससे पहले कुछ समझ पाती आहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखे। वो उसे काफी हिंग्रली किस कर रहा था और चाहत बस आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। अरमान किसी काम से बाहर गया था। रात के 11 बज रहे थे फिर भी वो अब तक लौटा नहीं था। कृषा उसका वेट करते हुए बाहर लिफ्ट के पास पड़े काउच पर ही सो गई। जब अरमान आया और उसने कृषा को बाहर में सोए हुए पाया तो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाने लगा। अरमान के उठाने पर कृषा की नींद टूट गई। वो अधखुली आंखों से अरमान की तरफ देख रही थी। खाना खाया तुमने? अरमान ने कृषा की तरफ देखकर पूछा। कृषा के नामे सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे क्या पता था तुम इतनी देर कर दोगे और मुझे नींद आ गई। आगे से मेरा वेट मत करना और मुझे आने में देर हो तो खाना खा लेना। चलो आप फ्रेश होकर आओ, साथ में डिनर करते हैं। बोलते हुए अरमान ने कृषा को नीचे उतार दिया। कृषा बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा, कम से कम बता देती तो मैं बाहर से खाकर नहीं आता। ये लड़की बिना बिल्कुल पागल है। अब इसकी वजह से मुझे दोबारा खाना पड़ेगा। अरमान वहां खड़ा खुद से बातें कर रहा था तभी कृषा बाहर आ गई थी। अरमान ने खाना खा लिया था फिर भी कृषा का दिल रखने के लिए वो उसके साथ फिर से डिनर कर रहा था। कृषा ने नोटिस किया अरमान काफी कम खा रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर से खाना खाकर आओ तो वापस मेरे साथ खाने को बैठो। तुम्हारा मन नहीं है तो फिर कुछ जबरदस्ती कर रहे हो। कृषा को पता चल गया था कि अरमान को बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तुम अकेली खाना खाती। चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और खाना खाने लगी। अरमान को इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। धीरे धीरे ही सही लेकिन कृषा और अरमान एक दूसरे का दिल जीत रहे थे। रात को साथ में डिनर लेने के बाद अरमान और कृषा सोने के लिए बेडरूम में आए। कृषा पहले ही सो चुकी थी इसलिए उसे अब नींद नहीं आ रही थी। कृषा सोने के बजाय मासूमियत से अरमान की तरफ देख रही थी।
अरमान ने भौहें उठाकर पूछा। बोलो क्या चाहिए? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम तो बाहर चले गए और मैं पूरा दिन यहाँ पर बोर होती रही। तुमने यहाँ किसी को भी आने से मना किया है, इसलिए मेरे पास कोई आता भी नहीं। मुझे मूवी देखनी है प्लीज, कृषा रिक्वेस्टिंग वे में बोली। तुम्हें नींद नहीं आ रही है लेकिन मुझे तो आ रही है ना। वैसे भी मुझे रोमांटिक मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हारी शक्ल साफ बता रही है कि तुम्हें कोई रोमांटिक मूवी देखनी है। अरमान ने कृषा को मूवी देखने से साफ मना कर दिया। कृषा ने पप्पी आइज बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद की मूवी देख लूंगी पर प्लीज मूवी तो देखें। अरमान ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ कह दिया। अरमान ने थिएटर में जाने के बजाय लैपटॉप में ही मूवी प्ले की और कृषा की तरफ देखकर कहा, हॉरर देखेंगे? अरे हाँ, मुझे भी हॉरर ही देखनी थी। याद है हमने लंदन में भी मूवी देखी थी, वो भी हो रही थी और मेरी पसंद की थी। उस रात तुमने मुझे पहली बार किस भी किया था। बातों बातों में कृषा के मुंह से किस करने की बात निकली। फिर उसने अरमान की तरफ देखा जो अजीब नजरों से उसकी तरफ देख रहा था तो कृषा चुप हो गई। अब बीच में मत बोलना, अरमान ने कहा और मूवी प्ले की। काफी देर तक वो दोनों बिल्कुल शांति से मूवी देख रहे थे लेकिन जैसे ही हॉरर सीन आया कृषा और अरमान दोनों एक साथ चिल्लाए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अरमान ने लैपटॉप बंद करके गुस्से में कहा, मुझे नहीं देखनी है ये वाहियात मूवी। तुम कभी कोई रोमांटिक मूवी नहीं देख सकती क्या? तभी तुम इतनी बोरिंग हो। कृषा ने अरमान के चेहरे की तरफ देखा जो किसी मासूम बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था। उसे देखकर कृषा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। उसने अरमान को परेशान करने के लिए कहा, अच्छा जी, थोड़ी देर पहले मुझे कोई बोल रहा था कि तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम रोमांटिक मूवी देखोगी। अब मैं बोरिंग हो गई। हाँ तो तुम जिद नहीं कर सकती थी क्या कि मुझे हॉरर मूवी नहीं देखनी? मैं रोमांटिक मूवी ही देखूंगी। मूवी देखने के लिए भी तो जिद की थी ना तुमने। लेकिन नहीं, तुम वो काम क्यों करोगी जिसकी वजह से हम दोनों क्लोज आए? बातों बातों में अचानक अरमान के मुंह से निकला। फिर उसने इधर उधर देखते हुए कहा, चलो अब बहुत हो गया, चुपचाप सो जाओ। कृषा को सोने का कहकर अरमान लाइट बंद करने को हुआ तभी कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अंधेरे में लगेगा। आज रात के लिए लाइट ऑन करके सो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे लाइट में नींद नहीं आती है। अब तुम कोई बात नहीं करोगी और चुपचाप सो जाओ, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। उसके डांटने पर कृषा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गई। कृषा के लेटते ही अरमान ने लाइट ऑफ कर दी। अरमान को नींद नहीं आ रही थी और वो कृषा के बारे में सोच रहा था। लगभग 10 मिनट बाद कृषा अरमान के पास खिसकी और उसका हाथ पकड़कर कहा, अरमान मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे क्लोज आकार सो सकती हूँ? हाँ तो किसने कहा था हॉरर मूवी देखने के लिए? अरमान ने सिर हिलाकर कहा और फिर कृषा को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। कृषा अरमान को कस के हग करके सोई हुई थी। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी तो वही कृषा बाहों में, कुछ ही देर में अरमान भी नींद के आगोश में था।